नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और देश हमसे आपसे सबसे सरोकार रखने वाली खबरों की जब हम बात करते हैं तो आज एक ऐसी खबर के साथ शुरुआत करने वाले हैं जो आपको सतर्क भी करेगा और सावधान भी करेगा। राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ हम राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो उसमें समावेशी विकास सम्मिलित होता है और उस समावेशी विकास में प्रकृति भी आती है, वो प्रकृति जिसे हम मां कहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आज हम अपनी इसी मां के आंचल को गंदा कर रहे हैं? और अब क्योंकि हम लगातार ये हरकत कर रहे हैं तो कहते हैं ना कि मां एक बार नाराज जरूर होती है, तो प्रकृति मां भी इन दिनों हमसे नाराज हो रही है। और यही वजह है कि गाहे बगाहे जगह जगह से प्राकृतिक आपदाओं की खबरें आने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हम पहले आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो ये बताता है कि हमने कैसे प्रकृति का उपयोग करने के बजाय उसका उपभोग शुरू कर दिया। बेतहाशा जंगलों की कटाई शुरू कर दी क्योंकि हमें तो कंक्रीट के जंगल खड़े करने हैं। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ और भी जिम्मेदारियां थी। जिम्मेदारी प्रकृति को सुरक्षित संरक्षित रखने के साथ साथ उसे स्वच्छ रखने की भी थी। लेकिन हिमाचल प्रदेश से जो तस्वीरें आई वो अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। हिमाचल प्रदेश यानी हरी भरी वादियों में बसा हुआ वो प्रदेश जहां पर चप्पे चप्पे पर प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलता है। और इसी प्राकृतिक सौंदर्य का गढ़ कसोल, जो कभी प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों के लिए स्वर्ग समान हुआ करता था, आज प्लास्टिक और गंदगी के अंबार में दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें बीते 48 घंटों से वायरल हो रही हैं। ये तस्वीरें अपने आप में ही एक सवाल खड़ा कर रही हैं कि क्या हम ऐसे करेंगे प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षा? क्या प्रकृति जो हमें बहुत कुछ देती है, हमने प्रकृति को सिर्फ गंदगी देने की जिम्मेदारी ले ली है? ये तस्वीरें तो यही सवाल करती हैं। वायरल हुए इस वीडियो में जो हकीकत सामने आई है वो कई मायने में महत्वपूर्ण है। जहां पहले पक्षियों की चहचहाट हुआ करती थी, जहां कभी बहती हुई पार्वती नदी की कल कल धारा की आवाज सुनाई दिया करती थी, वहां अब कचरे में मुंह मारते सुअर और दम घोटू बदबू पसरी हुई है। यहां पर इस वीडियो में एक स्थानीय व्यक्ति को भी देखा जा सकता है। देखा जा सकता है कि यह शख्स कैसे हताशा में है, निराशा में है। उसकी आंखों में झलकता गुस्सा, टूटता विश्वास और एक सच्ची तस्वीर आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। न सिर्फ ये कहानी कसोल की है, बल्कि अगर हम देखें तो इस वक्त जहां पर भी प्राकृतिक सौंदर्य है, उस प्राकृतिक सौंदर्य को हम किस तरीके से खराब करते जा रहे हैं, बदसूरत करते जा रहे हैं, इसकी तस्वीरें कई जगहों से आ रही हैं। क्या हम इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि हम जहां जाते हैं उसे गंदगी से भर देते हैं? क्या पर्यटकों के लिए सफाई सिर्फ होटल के कमरे तक सीमित रह गई है? इस मामले के सामने आने के बाद, इस खबर की, इस तस्वीर के सामने आने के बाद तूफान खड़ा हो गया। प्रशासन को कोई कोसता हुआ नजर आ रहा है तो कोई पर्यटकों को जिम्मेदार ठहरा रहा है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पूरे समाज को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। एक यूजर ने कटाक्ष करते हुए लिखा कि जब एक असंवेदनशील भीड़ एक कामचोर प्रशासन से टकराती है तो एक सिविक मास्टरपीस बनता है। लेकिन अब चेतावनी का समय है। यदि अब भी नहीं चेते तो कसोल सिर्फ यादों में बचेगा। सरकार और प्रशासन को अब सिर्फ बयान नहीं, ठोस एक्शन लेने होंगे। कसोल में सख्त कचरा प्रबंधन नीति, पर्यटकों के लिए दंडात्मक नियम और स्थानीय स्तर पर स्वच्छता अभियानों की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, आपने देखा है कि हमेशा से स्वच्छता अभियान
का पुरजोर तरीके से समर्थन करते आए हैं और स्वच्छता अभियान के तहत ही कई बार आपने देखा है कि वो खुद प्रकृति को स्वच्छ करने के लिए कई बार उस गंदगी को साफ करते हुए देश के सामने आए हैं ताकि एक बड़ा संदेश जा सके। संदेश लोगों तक पहुंच रहा है, लेकिन उस संदेश को आत्मसात करने की जो जिम्मेदारी समाज में है, वो जिम्मेदारी अभी पूरी तरह से पनप नहीं पाई है और शायद यही वजह है कि कसोल से ऐसी तस्वीरें सामने आ गई। हमें आम नागरिकों और पर्यटकों को, हमें आपको सभी को यह समझना होगा कि प्रकृति हमारी संरक्षक है, ये एक विरासत है जिसे अगली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचाना ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। यदि अब भी हम नहीं जगे तो प्रकृति हमें माफ कभी नहीं करेगी। रौद्र रूप दिखाना तो प्रकृति ने पहले ही शुरू कर दिया है। कसौल आज है, कल कोई और होगा और घाटी और कोई जगह होगी जो हमारे लालच और लापरवाही की बलि चढ़ेगी। याद रखिए, पर्यावरण को नष्ट करने वाला सिर्फ जलवायु परिवर्तन ही नहीं बल्कि आप और हम भी हैं। अब समय आ गया है कि हम अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करें, वरना कसोल की तरह हमारे सारे सुंदर स्थान इतिहास की किताबों में कभी सुंदर था के रूप में दर्ज हो जाएंगे। तो कसोल की तस्वीरें तो हमने आपके सामने रख दी। प्रकृति को किस तरीके से हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, मानव समाज किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है, उसकी तस्वीरें भी हमने आपके सामने रखी। लेकिन ये चेतावनी है। हिमाचल प्रदेश की ये वीडियो उसी प्रकृति की चेतावनी है जिससे हम और आप दिन रात छेड़छाड़ कर रहे हैं। अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं, हम क्यों उसे चेतावनी से जोड़ रहे हैं? क्योंकि मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में ही कहा था कि प्रकृति हमारी माँ है। माँ के आंचल को गंदा करोगे तो माँ अपना रौद्र रूप भी दिखाएगी और प्रकृति माँ ने हमें अपनी नाराजगी दिखाना प्रारंभ भी कर दिया है। तस्वीरें देखिए, सिरमौर के पांबटा साहिब से गुजरने वाला NH 707 बहुत बिजी ये नेशनल हाईवे है। यहां पर एक बार फिर से प्राकृतिक कहर बरपा है। प्राकृतिक कहर की भेंट चढ़ गया है ये NH 707। दरअसल उत्तरी गांव के समीप अचानक हुए भारी भूस्खलन ने लोगों की रूह कपा दी है। ये तस्वीरें देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। गनीमत रही कि इसमें किसी की जानहानि नहीं हुई। कार चालक की सतर्कता ने एक पूरे परिवार को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कब तक हम किस्मत के सहारे जिएंगे, क्योंकि इन साहब की किस्मत तो अच्छी थी, लेकिन कब तक? कई लोगों की किस्मत तो अच्छी नहीं होती। कई बार ऐसी खबरें आई हैं जब प्राकृतिक आपदा आई है और मानव जीवन पर संकट छाया। मॉनसून तो अभी आया ही नहीं है। प्री मॉनसून बारिश ने ही यह बता दिया है कि पहाड़ों पर हमारी लापरवाही का अंजाम क्या होता है। गंदगी फैलाना, जंगल काटना, पहाड़ों में अनियंत्रित निर्माण और हर कदम पर प्रकृति के साथ किया गया खिलवाड़, उसके साथ की गई छेड़छाड़ आज उसी प्रकृति की नाराजगी के रूप में हमारे सामने खड़ा है। ये सिर्फ भूस्खलन नहीं, ये एक चेतावनी है। ये वही NH 707 है जो सैकड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की नस बन चुका है, यानी लाइफलाइन माना जाता है। लेकिन क्या इसे सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी किसी की नहीं है? प्रशासन अपनी तरफ से कोशिशें कर रहा है, लेकिन क्या जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन की है? क्योंकि आम जनता तो नियमों की अनदेखी कर देते हैं और आम जनता किस तरीके से प्रकृति का दोहन करती है, किस तरह से उसके साथ छेड़छाड़ करती है, किस तरह से उसमें गंदगी फैलाती है, इसकी तस्वीरें भी हमने आपके सामने रख दी है। यदि अब भी समय रहते कदम बड़े नहीं उठे तो अगली बार गनीमत नहीं, शव गिरे जाएंगे। अब फैसला हमें करना है कि प्रकृति को साथ लेकर चलेंगे या उसे पूरी तरह से खो देंगे। चेतावनी साफ है, अब भी नहीं संभले तो अगला पहाड़ आपके सिर पर गिरेगा। और इसलिए जरूरत है कि विकास की इस अंधी दौड़ में, जब हम विकास की बात करें तो हम उसमें एकात्मवाद को भी सम्मिलित करें, यानी विकास की इस अंधी दौड़ में प्रकृति से ज्यादा खिलवाड़ ना किया जाए। क्योंकि जब प्रकृति से खिलवाड़ होता है तो वही होता है जो आपकी
टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहा है। तो इस घटना में तो गनीमत रही कि पूरा का पूरा परिवार बच गया। जो भूस्खलन हुआ पूरा NH 707 जहां पर यातायात प्रभावित हुआ। लेकिन अब हम आपको वैश्विक स्तर पर भी बताते हैं कि प्रकृति का उपभोग करते करते किस तरह से प्रकृति हमारे ऊपर नाराज हो रही है। ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगातार एवलांच जैसी स्थिति आ रही है। ग्लेशियर्स लगातार खत्म होते जा रहे हैं और अगर ये परिस्थिति बनी हुई है तो जो नक्शा है ना, मैप, वो भी बदल सकता है। स्विट्जरलैंड में कुछ ऐसा ही हुआ है, पूरा का पूरा गांव ही गायब हो गया। अब ये तस्वीरें देखिए आपके सामने। तस्वीरें देखकर ही सिर्फ और सिर्फ मन में एक ख्याल आता है कि इस परिस्थिति में लोग कैसे बचे होंगे। 28 मई 2025 की ये तस्वीरें हैं। स्विट्जरलैंड के खूबसूरत ब्लेटन गांव में एक भयानक प्राकृतिक आपदा ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। पूरा गांव निगल गई ये प्राकृतिक आपदा। मैप से एक गांव ही पूरी तरह से खत्म हो गया। वाले क्षेत्र की लोचेंटल घाटी में बसे इस छोटे से गांव पर बिर्च ग्लेशियर का एक विशाल हिस्सा टूटकर गिर गया, जिससे बर्फ, कीचड़ और चट्टानों का खतरनाक सैलाब गांव पर टूट पड़ा। गांव का लगभग 90% हिस्सा मलबे में दबा रह गया और शेष हिस्से बाढ़ की चपेट में आ गए। गनीमत रही कि वैज्ञानिकों ने पहले ही खतरे की चेतावनी दे दी थी, जिसके चलते 19 मई को गांव के सभी 300 निवासियों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। हालांकि एक 64 वर्षीय व्यक्ति अब भी लापता बताए जा रहे हैं। 29 मई को उनकी तलाश बंद कर दी गई क्योंकि मलबा बहुत अस्थिर था। इस हिमस्खलन ने लोंजा नदी को रोक दिया, जिससे एक कृत्रिम झील बन गई और इसका जल स्तर हर घंटे 80 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, जिससे शेष बचे घर भी जलमग्न हो गए। फर्डिन डैम को खाली कर दिया गया ताकि वो अतिरिक्त पानी का दबाव झेल सके। राहत कार्य में स्विस सेना की टीमें, पंप और भारी मशीनें जुटी हुई। वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि ये पूरी घटना दरअसल जलवायु परिवर्तन का परिणाम है। स्विट्जरलैंड में ग्लेशियर रिकॉर्ड गति से पिघल रहे हैं और परमाफ्रॉस्ट की परत भी कमजोर होती जा रही है, जिससे पहाड़ अस्थिर हो गए हैं। ग्लेशियर विशेषज्ञ मैथियास के अनुसार ऐसी आपदाएं अब पहले से कहीं अधिक देखने को मिल रही हैं। 1970 के दशक से स्विस जो एल्प्स का तापमान है वो 3 डिग्री बढ़ चुका है और 2000 के बाद से ही 40% ग्लेशियर्स पिघल चुके हैं। ब्लेटन के मेयर मैथियास बिलवॉल्ड ने कहा है कि हमने गांव खो दिया है, यानी जो बात हम कह रहे थे कि पूरा का पूरा गांव ही नक्शे से गायब हो गया, तो मेयर ये कह रहे हैं कि हमने गांव खो दिया है। लेकिन फिर भी उम्मीद नहीं खोई है। कई लोगों के पुश्तैनी घर हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं। वो तो इस बाढ़ में, इस मलबे में, इस बर्फ में पूरी तरह से जमींदोज हो गए। गांव अब केवल यादों में और किताबों में बचा रह गया है। ये घटना सिर्फ एक गांव की त्रासदी नहीं बल्कि जलवायु संकट की गंभीर चेतावनी है। अगर ग्रीन हाउस गैसों पर काबू नहीं पाया गया तो भविष्य में ऐसी तबाही की संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। ब्लेटन की बर्बादी ने दुनिया को दिखा दिया है कि अब समय आ गया है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाए जाएं। लेकिन जरूरी यह भी है कि केवल कदम उठाने से काम नहीं चलेगा, निर्णय लेने से, नीति बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन नीतियों को इंप्लीमेंट करना जरूरी है। और इसकी जिम्मेदारी केवल सरकार और प्रशासन की नहीं है, जिम्मेदारी समाज की है। दुनिया में जितने लोग हैं उनको ये समझना होगा समेकित रूप से कि विकास जरूरी है, लेकिन विकास के साथ साथ प्रकृति का समावेश भी जरूरी है। और जब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होगी तो वही होगा जो इन तस्वीरों में नजर आया है। आज कोई और है, कल आप भी हो सकते हैं, इसलिए सतर्क होने की जरूरत है। बात सतर्कता की हो रही है तो हम सतर्क हैं और सावधान कर रहे हैं अपने उस दुश्मन को
जिसने जब भी हमारी तरफ आंख उठाकर देखा है उसको वो जवाब मिला है जिसकी कल्पना भी उसने कभी नहीं की थी। और अब तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से वो दुश्मन इतना घबरा गया है कि अगर हम एक मॉक ड्रिल भी करते हैं तो दुश्मन की पेशानी पर बल आ जाता है। बात पाकिस्तान की हो रही है, बात आतंकिस्तान की हो रही है और देश में चल रही राष्ट्र सर्वोपरि की भावना की हो रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल से बिहार, बिहार से उत्तर प्रदेश तक ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की बातें कर रहे हैं। देश के अंदर जिस तरीके का माहौल है उस माहौल में एकता दुनिया को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में प्रधानमंत्री की मौजूदगी थी आज, हालांकि वो कल पहुंच चुके थे। कल पटना में भव्य रोड शो भी हुआ था और आज काराकाट में उनकी उपस्थिति थी। आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के रूप में भी उनकी उपस्थिति को देखा जा रहा है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के काराकाट में एक विशाल जनसभा को संबोधित भी किया। चुनावी माहौल गरमाने लगा है क्योंकि इस साल के आखिरी में बिहार में चुनाव होना है। पीएम मोदी के इस दौरे को बीजेपी की चुनावी रणनीति के तहत बेहद अहम माना जा रहा है। काराकाट की धरती से पीएम मोदी ने न सिर्फ विपक्ष पर निशाना साधा बल्कि पाकिस्तान और आतंकवाद को भी एक बार फिर से कड़ा संदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर आतंक का फन उठेगा तो उसे कुचल दिया जाएगा। पीएम मोदी ने हाल ही में अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। कहा कि इसे भारत की सैन्य ताकत का यह बड़ा प्रतीक बन चुका है। बिहार की धरती से दुश्मनों को चेतावनी देना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जो ताकत देखी गई वो तो हमारे तरकश का केवल एक तीर था। अगर जरूरत पड़ी तो इससे कहीं ज्यादा हम कर सकते हैं। याद होगा आपको कि 22 अप्रैल को जब पहलगाम में इस्लामिक आतंकी घटना को अंजाम दिया गया था, उसके बाद प्रधानमंत्री जब बेगूसराय पहुंचे हुए थे तो बिहार की धरती से ही उन्होंने आतंकियों को, आतंकिस्तान को यह बता दिया था कि इस बार वो सजा होगी जो पाकिस्तान की कल्पना से भी परे होगी, दुश्मन ने सोचा भी ना होगा और हमने वो कर दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब जब प्रधानमंत्री बिहार पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हमने जो प्रण लिया वो पूरा किया। प्राण जाए पर वचन न जाए, वचन निभा दिया है और वचन ये भी है कि आतंक का समूल नाश करना है। तब तक नहीं रुकेंगे जब तक एक भी आतंकी धरती पर रहेगा। पीएम मोदी का यह बयान न सिर्फ देश की सुरक्षा नीति को दोहराता है बल्कि आगामी चुनावों में राष्ट्रीय सुरक्षा को एक प्रमुख मुद्दा बनाए जाने का भी संकेत देता है। पीएम मोदी की ये सभा काराकाट समेत पूरे रोहतास और आसपास के इलाकों में भारी जनसमूह को आकर्षित करने में सफल भी रही। भीड़ में लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। मोदी मोदी के नारों के साथ साथ सेना जिंदाबाद के नारे भी गुंजायमान हो रहे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। किस तरह से दो टूक शब्दों में एक बार फिर से उन्होंने कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। दुश्मन ये समझ ले कि अगली बार अगर आंख उठाकर देखने की कोशिश की तो अंजाम इससे भी बुरा होगा, यानी तब तो संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, आप भी सुनिए। अभी पहलगाम में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था। हमारे कितने निर्दोष नागरिक मारे गए। इस जघन्य आतंकी हमले के बाद एक दिन के बाद मैं बिहार आया था और मैंने बिहार की धरती से देश को वादा किया था, वचन दिया था, बिहार की धरती पर आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा।
बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। जिन लोगों ने पाकिस्तान में बैठकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमारी सेना ने उनके ठिकानों को खंडहर में बदल दिया है। भारत की बेटियों के सिंदूर की शक्ति क्या होती है, ये पाकिस्तान ने भी देखा और दुनिया ने भी देखा। जिस पाकिस्तानी सेना की छत्रछाया में आतंकी खुद को सुरक्षित मानते थे, हमारी सेनाओं ने एक ही झटके में उनको भी घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तान के एयरबेस, उनके सैन्य ठिकाने हमने कुछ ही मिनट में तबाह कर दिए। ये नया भारत है, ये नए भारत की ताकत है। तो ये नया भारत है और ये नए भारत की ताकत है जो दुश्मन को उसके गढ़ के अंदर भी खत्म करने का मादा रखता है। हमारा ये ऑपरेशन सिंदूर ये न्यू नॉर्मल बन चुका है। तो एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुश्मन को ये बता दिया है कि हम रुकने वाले नहीं हैं, वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज आतंकिस्तान को खुली चुनौती दे दी। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को ऑपरेशन सिंदूर के सफलतापूर्वक पूरा होने के तुरंत बाद स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर सवार होकर भारत की बढ़ती समुद्री क्षमताओं को उजागर किया। आईएनएस विक्रांत जो हमारा गौरव है, जो स्वदेशी की सबसे बड़ी मिसाल है, ये महज एक औपचारिक यात्रा नहीं थी। ये यात्रा जो रक्षा मंत्री पहुंचे हुए थे आईएनएस विक्रांत पर, दरअसल ये भारत के दुश्मनों खासकर पाकिस्तान के लिए ताकत का एक रणनीतिक प्रदर्शन भी था, जो युद्धपोत की क्षमताओं को लेकर लगातार सतर्क हो रहा है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में उत्तरी अरब सागर में निर्णायक शक्ति प्रदर्शन करते हुए ऑपरेशन सिंदूर पूरा किया। इस ऑपरेशन के केंद्र में आईएनएस विक्रांत था, जिसने 8 से 10 जहाजों के एक मजबूत कैरियर बैटल ग्रुप का नेतृत्व किया था, जिसमें स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेड और विध्वंसक शामिल थे। अग्रिम मोर्चे पर उनके समन्वित युद्धाभ्यास ने पाकिस्तान को एक मजबूत निवारक संकेत दिया। पाकिस्तान, जिसकी नौसेना की ताकत भारत से काफी कम है, पाकिस्तान ने लड़ाई से इसलिए भी परहेज किया क्योंकि वो जानता है कि भारत के पास आईएनएस विक्रांत है। ऑफिशियल ब्रीफिंग के अनुसार पाकिस्तानी नौसेना कराची नौसैनिक अड्डे से बाहर निकलने में असमर्थ थी और उसे युद्ध विराम का अनुरोध करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह स्मार्ट दबाव का एक मास्टर क्लास था, जिसमें कोई गोली नहीं चली, लेकिन लक्ष्य पूरा हो गया। पाकिस्तानी रक्षा हलकों में आईएनएस विक्रांत को लेकर चिंता सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है। 30 से भी कम सक्रिय युद्धपोतों के साथ पाकिस्तान का नौसैनिक बेड़ा भारत के साथ प्रतिस्पर्धा कर ही नहीं सकता। आईएनएस विक्रांत, जिसका वजन 45,000 टन है और जिसे एक संपूर्ण कैरियर बैटल ग्रुप द्वारा समर्थित किया जाता है, दरअसल ये परिष्कृत हवाई और समुद्री युद्ध मिशन को अंजाम देने में सक्षम है।
इसके आयुध में लड़ाकू जेट और निर्देशित मिसाइलें शामिल हैं जो समुद्र और जमीन दोनों में लक्ष्यों पर सटीक हमला करने में सक्षम हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि भारत ने न केवल समुद्र आधारित प्रतिरोध को पूरा किया बल्कि जमीनी लक्ष्यों के विरुद्ध भी प्रभावी पहुंच और सटीकता हासिल की है। पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया तो हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने जिस गति, गहराई और स्पष्टता के साथ कार्रवाई की, मैं मानता हूं वह अपने में अद्भुत था, वह बेमिसाल था। उसने न केवल आतंकवादियों की बल्कि उन्हें पालने पोसने वाले सरपरस्तों को भी स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भारत अब सहन नहीं करता है, भारत अब सीधा जवाब देता है। जब उसी समय में हमने पाकिस्तान के आतंकी अड्डे और उसके इरादों को ध्वस्त कर दिया, हमारा प्रहार इतना तगड़ा था कि पाकिस्तान पूरी दुनिया से भारत को रोकने की गुहार लगाने लगा था। अंत में हमने अपनी शर्तों पर, और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने अपनी कंडीशंस पर और अपने मिलिट्री एक्शंस को रोका है। अभी तो हमारी सेनाओं ने अपनी आस्तीनें पूरी मोड़ी भी नहीं थी। अभी तो हमने अपना पराक्रम दिखाना शुरू ही नहीं किया था। इस पूरे इंटीग्रेटेड ऑपरेशन में नौसेना की भूमिका बहुत ही गौरवशाली रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब वायुसेना ने पाकिस्तान की धरती पर आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया, तब अरब सागर में आपकी आक्रामक तैनाती, बेजोड़ मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और समुद्री वर्चस्व ने पाकिस्तानी नेवी को उसके ही तटों के पास सीमित कर दिया। तो पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े क्योंकि हमारी सेनाओं ने जिस तरह से ताकत का प्रदर्शन किया और कोऑर्डिनेटेड जो प्रदर्शन किया, वो सीधे तौर पर बताता है कि हमारी ताकत कहां जा पहुंची है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अपने पहले 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे हैं। गुरुवार को उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग की थी। इसके साथ ही अधिकारियों को कुछ आदेश भी दिए गए थे। दूसरे दिन यानी कि आज उन्होंने पाकिस्तान की गोलाबारी में मारे गए लोगों के परिजनों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। संबोधित करते हुए उन्होंने यहां पर कहा कि सेना की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हमारी सेना ने हर आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया है। आतंकी हमले का जवाब देना हमारी नीति है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान ने नागरिक स्थलों, धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की गोलाबारी से प्रभावित लोगों के परिवारों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। यह इस बात का संकेत है कि जम्मू कश्मीर सरकार, केंद्र सरकार और देश की भावनाएं आपके साथ जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं कि मुआवजा, सरकारी नौकरी, इससे आपके जीवन में हुई क्षति की पूर्ति तो नहीं हो सकती, लेकिन आपके परिवार की जो क्षति हुई है, इसमें आपके साथ पूरा देश चट्टान की तरह खड़ा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारी सेना हर चीज का जवाब देने में सक्षम है। हमारे हमले में पाकिस्तानी नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हमने नागरिकों को निशाना नहीं बनाया। हमने सटीक हमलों से आतंकी ठिकानों और आतंकियों को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान ने हमारे नागरिकों को निशाना बनाया। पहलगाम में निर्दोष यात्रियों पर जो हमला हुआ और जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हर आतंकवादी हमले का जवाब कठोरता से दिया जाएगा, ये नीति रही है। उस नीति के तहत ही हमने पाकिस्तान को सीधे तौर पर जवाब दिया है। पीओके में जो आतंकी अड्डे थे, उनका खात्मा किया है। पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए अमित शाह ने कहा कि किसी भी आतंकी घटना को भारत अब सहन नहीं करेगा और इससे भी ज्यादा सटीक जवाब दिया जाएगा। सभी जानते हैं कि पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर, यात्रियों पर कायराना हमला हुआ और
वजह से भारत सरकार की, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की नीति है कि हर आतंकवादी हमले का जवाब इतनी ही तत्परता और इतनी ही कठोरता से दिया जाएगा। वो नीति के तहत हमने 7 तारीख की रात को पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और पाकिस्तान में जो आतंकवादी अड्डे थे उसको ध्वस्त कर दी। पहली बार भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर खड़े हुए आतंकवादी संगठनों के हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया और एक करारा जवाब समग्र भारत की जनता की ओर से नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति से लिए गए निर्णय, हमारी सूचना एजेंसियों की सटीक सूचना और सेना का अद्भुत साहस और अचूक मारक क्षमता, इसके कारण ये हुआ। पाकिस्तान को तो हमने बता दिया है कि हमारे लिए ऑपरेशन सिंदूर अब न्यू नॉर्मल बन चुका है। आतंक का फन जब जब उठेगा उसे तब तब कुचल दिया जाएगा। अंजाम ऐसा होगा कि पाकिस्तान कल्पना में भी नहीं कर पाएगा। लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान तो हमारे सामने है, सामने दिख रहा दुश्मन है, लेकिन जरूरी यह है कि देश के भीतर छिपे हुए दुश्मनों पर भी स्ट्राइक की जाए और इसीलिए देश के भीतर के पाकिस्तान पर भी सरकार की स्ट्राइक शुरू हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सीमा पार के पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद अब सीमा के भीतर के पाकिस्तान को सबक सिखाया जा रहा है। देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान कर उसे ठिकाने लगाया जा रहा है। देश की सरकारी एजेंसियां पाकिस्तान परस्त सोच रखने वालों के साथ साथ बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को चुन चुन कर ठिकाने पर पहुंचा रही है। दिल्ली से 38 बांग्लादेशी घुसपैठियों को कल गिरफ्तार किया गया और उसे उनके असल ठिकाने भेजने की तैयारी भी शुरू कर दी गई। घुसपैठियों की पहचान कर उसे रिपोर्ट करने का काम तो करीब 2 वर्षों से चल रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद से इस अभियान को युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही उत्तर प्रदेश में नेपाल की सीमा पर बने अवैध मस्जिदों को भी बुलडोजर से बुलडोज किया गया था। कल मुंबई के पाकिस्तान पर भी बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई थी। मुंबई का इस्लामीकरण करने की चाह रखने वाला बाबा सिद्दीकी, इसके इलाके में भी बीएमसीओ और रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की बस्ती खाली करवा ली गई और इसके बाद सीमा के भीतर दुश्मनों पर सरकार का ये कड़ा एक्शन किस दिशा में जा रहा है, क्या कह रहा है, आइए इसी पर आधारित है हमारी आज की ये स्पेशल रिपोर्ट। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही ये तस्वीर मुंबई की है, जहां रेलवे की सरकारी जमीन पर बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों ने अवैध कब्जा कर लिया। जहां घुसपैठियों ने अपनी अवैध बस्तियां बसा रखी थी, जिनके अवैध ठिकानों पर अब बुलडोजर चल चुका है। अवैध रूप से पैर पसारते इस इस्लामीकरण की साजिश पर सुदर्शन न्यूज ने पूरी सीरीज चलाई थी, जिसमें हमने बताया था कि कैसे अबू आजमी और बाबा सिद्दीकी वोट बैंक के लिए मुंबई में अवैध रूप से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसा रहे थे। रेलवे की जमीन पर घुसपैठियों के कब्जे के खिलाफ धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चव्हाणके जी की मुहिम के बाद अब उन अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चला। अगली तस्वीर राजधानी दिल्ली से है, जहां दिल्ली पुलिस ने अलग अलग इलाकों से 38 बांग्लादेशियों को पकड़ा है। ये सभी बांग्लादेशी बिहार के रास्ते दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली से पहले ये सभी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए नूह में रहकर काम कर रहे थे। पकड़े गए इन 38 बांग्लादेशी घुसपैठियों में महिलाएं और बच्चे भी हैं।
ऑपरेशन सिंदूर से सीमा पार आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने के बाद अब भारत सरकार हिंदुस्तान में छिपे बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों का सफाया कर रही है। भारत में बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ मोदी सरकार ने ऑपरेशन पुश बैक चलाया हुआ है। इस ऑपरेशन के तहत त्वरित कार्रवाई करते हुए न सिर्फ घुसपैठियों पर इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है, बल्कि घुसपैठियों को उनके मुल्क चुग चुग कर वापस भेजा जा रहा है। देश के भीतर छिपकर भारत को खोखला कर रहे इन दीमक बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई इसलिए जरूरी है क्योंकि ये भारत में इस्लामीकरण की साजिश के साथ साथ जिहादी एजेंडे के तहत कार्य कर रहे हैं, जिनकी बढ़ती संख्या से देश के कई शहरों में हिंदू दिखने तक बंद हो गए। आज मुंबई का माहिम और कुर्ला मिनी पाकिस्तान बन चुका है। दिल्ली में आज भारी संख्या में बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का गिरोह काम कर रहा है, जो सड़कों पर भीख मांगने और लोगों को धमकाने के साथ अतिक्रमण करके कई इलाकों पर कब्जा कर चुके हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में रोहिंग्या बांग्लादेशियों ने एक हिंदू महिला को दौड़ा दौड़ा के सड़क पे पटक पटक के मारा था। मेट्रो में एक अवैध बांग्लादेशी मोहम्मद सलीम को जेब काटते पकड़ा गया। पिछले महीने गुजरात पुलिस ने भारी संख्या में उन बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया था जो चोरी, डकैती, चेन स्नैचिंग और बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। देश में बढ़ती बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की तादाद देश के संसाधनों के साथ साथ हमारी सभ्यता के लिए भी खतरा है, जो देश में बढ़ते अपराध की बहुत बड़ी वजह है। इसलिए जब देश में फैली इस गंदगी के खिलाफ भारत सरकार ऑपरेशन पुशबैक नाम से सफाई अभियान चलाती है, तो बौखलाहट में वामपंथी कुनबा इसे मानवाधिकार हनन बताता है। लेकिन भारत के 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन और इसके 1967 प्रोटोकॉल का हस्ताक्षर करता नहीं है। इसलिए भारत किसी भी शरणार्थी को अपने देश में बसाने के लिए बाध्य नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। इन घुसपैठियों को बाहर भगाना ही होगा, देश को घुसपैठिया मुक्त करना ही होगा, वरना वही होगा जो उत्तर प्रदेश के चंदौली में हो रहा है। क्योंकि जब जब जहां जहां हिंदू घट रहा है, वहां वहां मुसीबत हिंदू के लिए ही उठ खड़ी हो रही है। उत्तर प्रदेश के चंदौली की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां के नेगुरा गांव से एक बड़ी खबर सामने आई। यहां पर एक शांति प्रिय हिंदू परिवार को कट्टरपंथी सोच का शिकार होना पड़ा है। चंदौली के नेगुरा गांव स्थित श्री शिव मंदिर पर लगातार कुछ कट्टरपंथियों द्वारा हिंदू परिवारों की महिलाओं और बेटियों के साथ की जा रही छेड़छाड़ की घटना ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया है। जब हिंदुओं ने इन जिहादियों का विरोध किया तो उनकी बात नहीं मानी गई, बल्कि और ज्यादा विवाद बढ़ गया। 17 मई 2025 को हुई घटना को नेगुरा गांव कभी भूलेगा नहीं। क्या हुआ था इस दिन, आइए आपको बताते हैं हमारी आज की इस विशेष रिपोर्ट में। यूपी के चंदौली में सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। चंदौली के नेगुरा गांव में जिहादियों के आतंक से हिंदू परिवार बेबस नजर आ रहा था। जिहादियों ने हद पार कर दी जब उन्होंने हिंदू परिवार की बहन बेटियों से छेड़छाड़ शुरू कर दी। जब पीड़ित हिंदू परिवारों ने इसका विरोध किया तो इन जिहादियों ने ईंट पत्थरों से हमला बोल दिया, जिसमें एक हिंदू महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। दूसरी तरफ इस पत्थरबाजी में घायल एक अधेड़ मुस्लिम व्यक्ति की मौत हो गई। यह पूरा मामला 17 मई का है, जब इन जिहादियों ने शांति प्रिय हिंदू परिवार पर हमला किया। इन जिहादियों का मकसद भगवान शिव के मंदिर पर आतंक फैलाना और उस पर कब्जा करने की कोशिश करना था। लेकिन सुदर्शन न्यूज ने निडर होकर इन जिहादियों की साजिश का पर्दाफाश किया और पूरी खबर प्रमुखता से दिखाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी आदित्य लांघे ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तत्कालीन प्रभारी राजेश कुमार सिंह को पद से हटा दिया और उनकी जगह संजय कुमार सिंह को नया प्रभारी नियुक्त किया गया। अब नेगुरा गांव के हिंदू समाज ने सुदर्शन न्यूज के चेयरमैन और प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहानके जी का धन्यवाद किया और कहा कि इस खबर का बड़ा असर हुआ है और अब उन्हें न्याय की उम्मीद जगी है।
किससे किससे हुआ था झगड़ा? हिंदू मुस्लिम से किस लिए? छेड़खानी के लिए। कहाँ पे मंदिर है ये शिव मंदिर मंदिर? के पास शंकर जी के मंदिर है, वहीं पर हम लोग माँ बेटी पूजा करने जा रहे थे, वहीं पर सब लोग छेड़खानी किए थे। ये कितना दिन से चल रहा था छेड़खानी? महीना दिन से। इसकी शिकायत आप लोगों ने किया था? एक बार किए थे। तो क्या हुआ फिर? फिर वो कुछ नहीं हुआ, हम लोग बोले तो वो लोग किए थे, झगड़ा लड़ाई हुआ था। वो लोग हम लोग गलती सलती किए तो वो लोग आके माफ़ी मांगने लगे कि एक बार किए हैं छोड़ दीजिए। हम लोग जाके सुलह कर दिए, वही मामला सर फिर कहे हैं मेरी माँ को। जनपद मुख्यालय से सटा हुआ एक गांव है नेगुरा में विगत कुछ दिनों पूर्व हिंदू मुस्लिम दो संप्रदायों के बीच में आपसी झगड़े हुए थे। झगड़े में दंगाइयों द्वारा, जिनकी जिहादियों की जो कौम है, इनके द्वारा हिंदुओं के सनातनियों के घरों पे चढ़ के लाठी डंडा और ईंट पत्थर से हमला किया गया। हमले के समय से और आज तक सुरेश चौहान जी और इनकी पूरी सुदर्शन न्यूज की टीम हमारे साथ हर दम एक चट्टान की तरह, एक बटवृक्ष की तरह हमारे साथ खड़ी रही है। इसके लिए मैं सुरेश चौहान जी और सुदर्शन न्यूज के वरिष्ठ लोगों का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। जब सुदर्शन न्यूज ने जिहादियों के आतंक की खबर को प्रमुखता से दिखाया, तब पूरे इलाके में हलचल मच गई। हिंदूवादी संगठनों और नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। खबर चलने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हुई और मौके पर विधायक सुशील सिंह, रमेश जायसवाल, कैलाश आचार्य, सांसद साधना सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि और संगठन मौके पर पहुंचे। प्रशासन भी हरकत में आया और एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम मंदिर स्थल पर पहुंची। मंदिर भूमि की नाप जोख कराई गई और वहां बाउंड्री वॉल निर्माण की बात कही गई। ग्रामीणों ने हर हर महादेव के जयकारों के साथ निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। सबसे बड़ी बात ये रही कि सुदर्शन न्यूज की खबर के बाद ही हिंदू पक्ष की एफआईआर दर्ज की गई। आज देर शाम कोतवाली चंदौली अंतर्गत ग्राम नेगुरा में दो पक्षों में वाद विवाद एवं मारपीट की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर शांत व्यवस्था हेतु समुचित कार्रवाई की गई। घटना के संबंध में जानकारी करने पर प्रथम दृष्टया जानकारी प्राप्त हुई है कि उसी गांव के निवासी दो पक्षों में पिकअप गाड़ी और मोटरसाइकिल में पास देने की बात पर गांव के बाहर नहर रास्ते पर विवाद हुआ था। पुनः दोनों पक्ष गांव में पहुंचकर आपस में मारपीट कर लिए, जिसमें दोनों पक्षों को चोटें आई। घायलों को तत्काल इलाज जिला अस्पताल भेजा गया, जिसमें से एक व्यक्ति को बीएचयू ट्रामा सेंटर रेफर किया गया था, जिसकी बीएचयू ट्रामा सेंटर में मृत्यु हो गई है। मृतक के परिजनों से घटना के संबंध में तहरीर प्राप्त की जा रही है। सनातन और धर्म की रक्षा करना ही सुदर्शन न्यूज का संकल्प है। जिहाद के खिलाफ हमारी ये जंग हमेशा जारी रहेगी। चंदौली में जिहादियों के मंसूबों को सुदर्शन न्यूज ने नाकाम किया और आने वाले समय में भी हम राष्ट्र, धर्म और न्याय के लिए अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। राष्ट्र धर्म के लिए हम अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे, क्योंकि हम राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। और क्योंकि हम जनमत के अब आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और हमेशा की तरह हम एक पॉजिटिव खबर आपके लिए आखिर में लेकर आते हैं, तो आज की खबर नोएडा वासियों के लिए है। उनके लिए खुशखबरी है। अब चिड़ियाघर या जू या डियर पार्क के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जल्द ही नोएडा को उसका पहला डियर पार्क और मिनी जू मिलने जा रहा है। दरअसल नोएडा के सेक्टर 51 में स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क में ये खास प्रोजेक्ट 40 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है। करीब 30 एकड़ में फैले इस पार्क में देसी ही नहीं बल्कि अफ्रीकी प्रजातियों के कुल 132 हिरण देखने को मिलेंगे। ये नोएडा और गाजियाबाद का पहला डियर पार्क होगा, जहां लोगों को सनसेट सफारी का भी लुत्फ उठाने का उसका रोमांचक अनुभव भी मिलेगा। ये खास तौर पर ऐसी लाइटिंग लगाई जाएगी यहां पर, जिससे कि रात 10 बजे तक जंगल की सैर संभव हो सकेगी, वो भी बिना जानवरों को परेशान किए। पार्क में एक पुनर्वास केंद्र भी बनेगा, जहां घायल या जब्त किए गए जानवरों की देखभाल भी की जाएगी। इस अनोखे पार्क का उद्देश्य न सिर्फ मनोरंजन है, बल्कि लोगों को वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूक
करना भी है। तो याद रखिए, आज जाते जाते बस इतना कहना चाहेंगे, विकास जरूरी है, लेकिन विकास के लिए प्रकृति को भूल जाए ये उचित नहीं है। प्रकृति को संजो कर रखना ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। जब हम प्रकृति को संजोएंगे तो यकीन मानिए हम भी सुरक्षित रहेंगे और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी। जनमत में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय।